Hey guys, how are you? Welcome to the online channel of Jai Bharat. I am Amit Agrawal. Welcome you. आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, पिछली कक्षा में आप लोगों को याद हो हमने एक टॉपिक को अधूरा छोड़ा था, वो टॉपिक था हमारा वर्ब। आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स हैव अ ब्रश अप ऑफ दैट टॉपिक बिफोर दैट। वर्ब की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो वर्ब होता क्या है? वर्ब के बारे में हमने देखा, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, जो क्रियाएं हम करते हैं, जो भी आप कर रहे हो, खाना पीना उठना बैठना सोना आना जाना नहाना धोना, दीज ऑल थिंग्स आर व्हाट, ये सभी क्या हैं? क्रियाएं कहलाती हैं, वर्ब कहलाती हैं। वर्ब को आप लोगों ने देखा था वर्ब के बारे में कि वर्ब हमें किसी पर्सन या थिंग के बारे में बता सकती हैं कि वो क्या है, ठीक है। वर्ब हमें बता सकती हैं कि व्यक्ति या वस्तु जो उसको क्या किया गया है, या वर्ब हमें बता सकती है कि पर्सन प्लेस और थिंग जो है वो क्या है। वर्ब हमें इस बारे में जानकारी देती है। फिर हमने देखा था अकॉर्डिंग टू एक्शन वर्ब को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। हिंदी में आपने इन्हें कहा था सकर्मक और अकर्मक। जैसा हिंदी में परिभाषा है दोस्तों, सेम डेफिनेशन वी डू हैव इन इंग्लिश ऑल्सो। हिंदी कहता है सकर्मक, मतलब जिसके साथ में कर्म जुड़ा हो, ऐसी क्रिया जिसके साथ में ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है। और वही बात है किसके साथ? इनट्रांजिटिव मतलब अकर्मक, तो ऐसी क्रिया जिसके साथ में ऑब्जेक्ट का आना जरूरी नहीं है। सेम डेफिनेशन वी हैड, ट्रांजिटिव अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस, या ऐसी क्रिया जो वॉट और हुम का आपको जवाब देती है। एग्जाम्पल आपने किल्ड, ओपन, मेड, इस तरह के शब्द आप लोगों ने देखे थे। इंट्रांजिटिव का जब हमने बात किया था, हमने देखा था वो क्रियाएं हैं जो सब्जेक्ट की स्टेट और कंडीशन के बारे में बता देती हैं। इनमें आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डाइड, स्माइल, शाइन, ये कुछ आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब्स थी। हमने कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करी थी कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है, हिंदी में आप उन्हें द्विकर्मक कहते हैं, होती ये ट्रांजिटिव ही है, सकर्मक ही होती हैं, लेकिन इनमें दो ऑब्जेक्ट लगते हैं। गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल इत्यादि, इनमें दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। उसमें से एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट कहलाता है। डायरेक्ट जो है वो निर्जीव होते हैं, डायरेक्ट जो है वो निर्जीव होंगे और इनडायरेक्ट जो है वो सजीव होते हैं। गिव के साथ मी और एप्पल, एप्पल इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट इज मी। He promised us a holiday, direct, indirect. Will you make me a cup of tea? Direct, indirect. I offered him some money, direct, indirect. ठीक है। फिर हमने देखा था कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों की ही तरह प्रयोग में ली जा सकती हैं। I walk my horse every day. Walk यहाँ पर आपका ट्रांजिटिव है, the horse walks इनट्रांजिटिव हो गया। ड्राइवर stopped the train, तो ये stop के साथ में आपने क्या करा? stop ट्रेन जो है, आप यहाँ पर देख रहे हो ट्रेन रोकी जा रही है, ये इसके द्वारा, तो ये स्टॉप जो है वो आपका क्या बन रहा है? स्टॉप आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो रहा है। और द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, ये स्टॉप यहाँ पर क्या है? इनट्रांजिटिव। ही मूव्ड द टेबल, मैंने मूव किया, ठीक है, मूव किया टेबल को, टेबल पर इफेक्ट आया तो ये ट्रांजिटिव हो गई। अर्थ मूव्स, अर्थ मूव हो रही है, क्या आप उसे पकड़ के घुमा रहे हैं? नहीं, वो अपने आप घूम रही है। तो इसका मतलब मूव का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर नहीं है, वो सब्जेक्ट का स्टेट बता रहा है। दैट सिंपली मीन्स कि ये क्या बन गया? इनट्रांजिटिव। फिर आपने देखा था कि इनट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव बनाया जा सकता है, उसके साथ में प्रीपोजिशन लगा दें आप, जैसे हमने ले लिया ऑन, ले लिया आउट, ले लिया एट, ले लिया, और इनके बाद में ऑब्जेक्ट लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाती हैं? इनट्रांजिटिव के बजाय ट्रांजिटिव हो जाती है। यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात करी थी। अब देखो, इसके आगे पढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में ये बात करी कि एक्शन के अकॉर्डिंग, क्रिया के अनुसार, जो आप एक्शन कर रहे हो उसके अनुसार वर्ब को आपने दो भागों में डिवाइड किया था, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। वहां तक हिंदी सेम था, हमारा हिंदी का जो ग्रामर है वो भी वही कहता है जो वहां तक इंग्लिश का ग्रामर कह रहा था। इंग्लिश के ग्रामर में वर्ब को लेके एक और चीज है जो शायद हिंदी में नहीं है। इंग्लिश में कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने फॉर्म को, अपने रूप को चेंज कर लेती हैं, ठीक है, और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो अपने फॉर्म को, अपने रूप को चेंज नहीं करती हैं। तो रूप के अनुसार, फॉर्म के अनुसार आप देखोगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्म जब हम बात कर रहे हैं, फॉर्म के अनुसार जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर वर्ब को दो भागों में फिर से बांट लेते हैं, और वो क्या है? फाइनेट और नॉन फाइनेट वर्ब्स, ठीक है, फाइनेट और नॉन फाइनेट वर्ब्स। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, तो माफ़ करिएगा मगर मैं आपको इनका हिंदी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हिंदी में ये विभाजित ही नहीं है इस तरीके से।
ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, सकर्मक अकर्मक विभाजित था, वी प्रोवाइडेड यू द हिंदी वर्ड, बट इन दिस फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट हिंदी में हमें इस तरह का विभाजन नहीं मिलता है, इसलिए मुझे इनका हिंदी नहीं आपको बता सकूंगा कि इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं। आप इसे इसी तरह से याद रखिए कि अकॉर्डिंग टू फॉर्म वर्ब दो भागों में डिवाइडेड हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं इन्हें आप फिर से 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। वो भाग कौन से हैं? इन्फिनेटिव एक भाग कहलाता है, दूसरा जेरेंड कहलाता है और तीसरा पार्टिसिपल कहलाता है। इन्फिनेटिव आप किसे कहते हैं? टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। जेरेंड फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगना जेरेंड फॉर्म होता है। पार्टिसिपल क्या है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या ईडी ईएन इत्यादि इस तरह की चीज़ें लगना पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से वर्ब के इस हिस्से से हमें प्रश्न बन सकते हैं। देखो, अब डेफिनेशन की इनकी बात करते हैं कि एक एक पर डेफिनेशन क्या होगा। सबसे पहले बात करी जाए फाइनाइट वर्ब की। तो फाइनाइट वर्ब जो है दोस्तों वो क्या होती हैं? वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म, ऐसी क्रिया जो अपने रूप में परिवर्तन लाती है। किसकी वजह से परिवर्तन आता है? या तो सब्जेक्ट की वजह से या टेंस की वजह से। फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो चेंज करती है अपने फॉर्म को, अपने रूप को, किसकी वजह से? आइदर ऑफ द सब्जेक्ट और द टेंस, या तो सब्जेक्ट की वजह से या टेंस की वजह से चेंज करती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आई वॉन्ट टू राइट, ये आपकी मुख्य क्रिया हुई वॉन्ट। ही वॉन्ट्स टू राइट, ये देखिए आपने वॉन्ट्स, यहाँ सब्जेक्ट आपका प्लूरल था तो आपकी वॉन्ट में एस नहीं था, यहाँ सब्जेक्ट आपने सिंगुलर कर दिया तो आपने रूप बदल दिया। शी वॉन्टेड टू राइट, यहाँ आपने टेंस बदल दिया तो इस वर्ब का फॉर्म जो है वो चेंज हो गया। ही इज़ एन एडवोकेट, ही के साथ आप क्या लिख रहे हैं? इज़। यू आर अ स्टूडेंट, आर लिखा गया। दे वर स्टूडेंट्स, वर लिखा गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो क्रियाएं हैं दोस्तों ये बदल रही हैं या तो सब्जेक्ट की वजह से या टेंस की वजह से। तो ऐसी क्रियाएं जो अपने रूप को बदल लेती हैं या तो सब्जेक्ट की वजह से या टेंस की वजह से, ऐसी वर्ब्स को आप क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब इन्हें आप कहते हो। क्लियर? फाइनाइट वर्ब से हम लोगों को कोई प्रश्न नहीं बनता है, सामान्यतया किसी परीक्षा में इसमें से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए कौन सा? अगला प्रकार। अगला प्रकार देखिए कौन सा है हमारा? नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट फाइनाइट का जस्ट ऑपोजिट होगा। फाइनाइट अपने रूप को चेंज कर रही थी, नॉन फाइनाइट अपने फॉर्म को चेंज नहीं करती है। तो वर्ब दैट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस। मतलब मुख्य बात क्या है? नहीं करना है, क्या नहीं करना है? चेंज नहीं करना है, क्या नहीं करना है? इसका फॉर्म नहीं चेंज करना है। किसके अनुसार? सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार। मीन्स आपका सब्जेक्ट या टेंस कोई भी हो, एक वचन, बहुवचन, किसी भी प्रकार का हो, टेंस प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, वट एवर टाइप ऑफ द टेंस इज, ये वर्ब अपने फॉर्म को, अपने रूप को चेंज नहीं करती है। ठीक है, देखो जैसे पहले वाले वाक्य को हम उठा करके लेते हैं, आई वॉन्ट टू राइट। इसमें वॉन्ट बदल रहा था लेकिन टू राइट, देखिए ही वॉन्ट्स टू राइट, यहाँ पर भी देखिए क्या दे रखा है? टू राइट। शी वॉन्टेड टू राइट, देखिए क्या दे रखा है? टू राइट। दे आर स्विमिंग, यहाँ पर देखेंगे आप तो क्या दे रखा है? स्विमिंग। शी इज स्विमिंग एंड आई एम स्विमिंग। अब आप देखिए आई ही दोनों आपके जो है नंबर में चेंज हैं, ये प्लूरल है ये सिंगुलर है, लेकिन फिर भी टू राइट ने अपने रूप को नहीं चेंज किया। यहाँ आप देख रहे हैं प्रेजेंट है, यहाँ पास्ट आ गया है, लेकिन फिर भी टू राइट ने अपने फॉर्म को चेंज नहीं किया। प्लूरल सिंगुलर, आई अकेला एम लगता है इसके साथ में, लेकिन आप सभी जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, इसने अपने रूप को चेंज नहीं किया। तो ये जो क्रियाएं हैं जो अपने रूप को चेंज नहीं कर रही हैं, अपनी फॉर्म को चेंज नहीं कर रही हैं, इन पर नहीं प्रभाव पड़ रहा है सब्जेक्ट का या टेंस का, ऐसी क्रियाओं को आप क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से आप इन्हें जानते हैं। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब याद रखिए। नॉन फाइनाइट, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू विश। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर इसका, अगर आपको रिक्वायरमेंट है। अगला टाइप देखते हैं। देखिए नॉन फाइनाइट में हम सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनेटिव वर्ब्स की।
इन्फिनेटिव, जैसा कि मैंने कहा कि ये हिंदी में नहीं होती हैं। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि इसे हिंदी में क्या कहेंगे, तो आई एम सॉरी, आई बैग योर पार्डन, बट आई कैन नॉट हेल्प यू विथ हिंदी। यहाँ मैं आपकी हिंदी में कोई मदद नहीं कर सकता। इन्फिनेटिव दो प्रकार का दिया गया है हमें, टू के साथ क्रिया का प्रथम रूप 2 + V1 इन्फिनेटिव कहलाता है, और एक हमने कहा है बेयर इन्फिनेटिव, इसमें टू नहीं लगता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है। इन्फिनेटिव क्या हो गया, वर्ब दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 + V1। ऐसी क्रिया जो 2 + V1 के रूप में होती है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। और खास बात, इट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म, ये अपने रूप को नहीं बदलती, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो जाए, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या आपका टेंस प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ये ढीठ है, ये चेंज नहीं होती। जैसे 2 + V1 की बात करें, अलाउ मी टू गो, आप यहाँ देख सकते हैं टू गो 2 + V1। I am going to help her, to help. She wanted to drink water. They want to drink water. अब देख रहे हैं टेंस बदल दिया मैंने इन दोनों के अंदर, फिर भी टू ड्रिंक में कोई चेंज नहीं है। आप यहाँ लिखें अलाउ मी टू गो, ठीक है, आई एम गोइंग टू हेल्प हर, अगर आप इसको ऐसा कर दें, पास्ट में ले जाएं, आई वॉज गोइंग टू हेल्प हर, तो भी यहाँ पर टू हेल्प चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये इन्फिनेटिव है जो अपने रूप को चेंज नहीं करता है, चाहे सब्जेक्ट बदल जाए या टेंस बदल जाए। ये था आपका इन्फिनेटिव का 2 + V1 का रूप। बताइए आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। फिर देखिए बेयर इन्फिनेटिव, बेयर मतलब जिसमें टू नहीं आ रहा है ना, बेयर इन्फिनेटिव, दिस इन्फिनेटिव डज नॉट टेक टू बिफोर इट। ये इन्फिनेटिव वो है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे लेट मी गो, ये आपकी क्रिया का प्रथम रूप गो। शी डिड नॉट लेट हिम वॉच टीवी, वॉच। शी मेक्स मी राइट अ लेटर, राइट। दे मेड मी राइट अ लेटर, राइट। वी आर मेकिंग हिम लाफ, ठीक है, शी इज मेकिंग हिम लाफ। अब देखो भूतकाल पास्ट टेंस है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। मेक्स प्रेजेंट सिंपल दे रखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मेड पास्ट कर दिया लेकिन राइट ही रहा, ठीक है। वी आर मेकिंग हिम लाफ, टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यू लेकिन प्लूरल दिया है, कोई चीज नहीं, लाफ आ रहा है। ये सिंगुलर कर दिया है लेकिन फिर भी लाफ आ रहा है। लेट मी गो, मुझे जाने दो, उसने उसे टीवी नहीं देखने दी। शी मेक्स मी राइट अ लेटर, वह मुझे पत्र लिखवाती है। हिंदी बता रहा हूँ, अगर किसी को तकलीफ है हिंदी में, नहीं समझ पा रहे हैं कि इनका हिंदी क्या होता है, तो आप सुनिएगा ध्यान से। शी मेक्स मी राइट अ लेटर, वह मुझे लेटर लिखवाती है। दे मेड मी राइट अ लेटर, उन्होंने मुझे लेटर लिखवाया। वी आर मेकिंग हिम लाफ, हम उसे हंसा रहे हैं। शी इज मेकिंग हिम लाफ, वह उसे हंसा रही है। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज कर दिया, टेंस चेंज कर दिया आपने यहाँ पर, लेकिन फिर भी देखेंगे तो बेयर इन्फिनेटिव्स जो दिए गए हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और यही है इन्फिनेटिव, यही है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है दोस्तों, चलिए यूं देखा जाए तो इन्फिनेटिव जो है आपके 2 + V1 और बेयर इन्फिनेटिव, रीट में इनसे प्रश्न नहीं बनता, और बनेगा भी आपको ये कह देंगे कि ये पहचानो ये क्या है, तो ऑब्वियसली आप तुरंत पहचानेंगे लाफ इज अ वर्ब। ठीक है, इसलिए यहां से सामान्यतया प्रश्न नहीं दिया जाता। तो फिर रीट में प्रश्न आता कहां से भाई, वर्ब में। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। देखिए अब देखिए रीट में प्रश्न कहां से बनते हैं। रीट में प्रश्न बन सकता है जेरेंड से। जेरेंड क्या होती है, व्हेन फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस ing इज यूज्ड एज नाउन। आप लोगों ने देखा था, हम पिछली कक्षाओं में बात करी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने 3 तरीके से यूज किया था, जेरेंड, संज्ञा की तरह, वर्ब की तरह और विशेषण की तरह। बस ये वही है, वहीं से आपका प्रश्न बन सकता है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing को हम इस्तेमाल करते हैं किस तरह से, संज्ञा की तरह, तो वो जेरंड कहलाती है। जेरंड नाम की चीज़ हिंदी में भी है। मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ, आप किसी हिंदी के टीचर से बात करेगा तो क्रियात्मक संज्ञा है, संज्ञात्मक क्रिया, ऐसा कुछ उसको बोलते हैं। मतलब ऐसी क्रिया जो संज्ञा का कार्य करती है, आप खुद भी जानते होंगे कि वो क्या चीज़ है। ऐसी क्रिया जो संज्ञा की तरह प्रयोग में ली जाती है, हिंदी में जो भी वो चीज़ है वही अंग्रेजी का जेरंड फॉर्म है। ठीक है, कनेक्ट करना चाह रहा हूं आपकी हिंदी और इंग्लिश को, ताकि आपको इंग्लिश को समझने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो ऐसी क्रिया जो संज्ञा की तरह प्रयोग ली जाती है, अंग्रेजी में उसे हम क्या कहते हैं, जेरंड कहते हैं। अब हमारे यहाँ जेरंड के अंदर क्या कर दिया जाता है, ing को ऐड कर दिया गया है। जैसे वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज,
ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, स्विमिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ एंड शी बिगेन वॉकिंग स्लोली। ठीक है, देखो जैसे हम बात करते हैं वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज के अंदर वॉकिंग जो है आपका किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। और आपने पढ़ा था सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन के वर्ड फिक्स थे तो वॉकिंग जो है वो क्या बन गया आपका, नाउन। अगर आपको परीक्षा में पूछ लिया जाता है अंडरलाइन किया गया शब्द कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, तो आप इसे क्या बताएंगे कि ये जो है ये नाउन का काम कर रहा है। शी लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, लाइक आपने देखा था, लाइक जो शब्द है ये लाइक शब्द क्या था, वर्ब ट्रांजिटिव, याद होगा आप लोगों को। ये लाइक शब्द जो था ये क्या था, वर्ब ट्रांजिटिव, मतलब कि सकर्मक क्रिया। और लाइक जब सकर्मक क्रिया है तो इसके बाद आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन। हमने यहाँ देखा लाइक के बाद में रीडिंग दे रखा है तो इसका मतलब ये रीडिंग किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का काम या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन, और आईएनजी वाला क्या होता है, नाउन, तो रीडिंग नाउन हो गया। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग अगेन काम कर रहा है आपके सब्जेक्ट का, संज्ञा बन गया। शी बिगेन वॉकिंग स्लोली, बिगेन मतलब शुरू करना, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये क्या बन गया, नाउन बन गया। ठीक है, कुछ ध्यान देने की बात है, समटाइम इट कैन बी यूज्ड बोथ एज अ नाउन एंड वर्ब। जैसे ऊपर के उदाहरण में देखिए, वॉकिंग इज ऑब्जेक्ट टू बिगेन एंड वर्ब टू स्लोली। हमने कहा वॉकिंग जो है वो किसका काम कर रहा है, नाउन का, लेकिन कैसे कर रहा है, बिगेन जो शब्द है वर्ब है कौन सी, ट्रांजिटिव, इसके ऑब्जेक्ट के तौर पर वॉकिंग काम कर रहा है। लेकिन देखेंगे आप यहाँ स्लोली, तो स्लोली जो है वो क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब कभी भी नाउन को क्वालिफाई नहीं करती है, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये एडवर्ब है, इस एडवर्ब की वर्ब चाहिए, तो वॉकिंग जो है वो यहां क्या बन गई है, वर्ब बन गई है। राइट अगर परीक्षा में ये आ जाता है अंडरलाइन किया गया कि भाई पहचानो ये क्या है, तो आप इसे साधारणतया नाउन ही मानेंगे, आप इसे नाउन मान करके ही करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनके अंदर चाहिए होता है कि ये वर्ब टू स्लोली बन रहा है। इतना डिस्टिंग्विशबिलिटी जो है ये सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है, रीट में नहीं। सेकंड ग्रेड में फिर ऐसा क्वेश्चन बनता है, व्हाट विल बी द वर्ब ऑफ, वर्ब विल बी टू द वर्ड स्लोली, शब्द स्लोली के लिए क्रिया का काम कौन कर रहा है, ठीक है, या बिगेन के ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है। इस तरह के प्रश्न जो है सेकंड ग्रेड में बन सकते हैं। लेकिन रीट में यदि आपको आ जाता है वॉकिंग को अंडरलाइन करके कि इस वाक्य में वॉकिंग क्या है, तो आप क्या करेंगे, जेरेंट को ही प्रायोरिटी देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की कैटेगरी से। ठीक है, तो याद रखिए कुछ जो होती हैं, जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो लाइक्स, यहाँ आपका लाइक का ऑब्जेक्ट है, लेकिन स्टोरीज क्या है आपकी, नाउन है, इसके लिए वर्ब क्या बनेगी, रीडिंग बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका एक ही वर्ड कई तरह से काम कर सकता है। जेरेंट से आपको प्रश्न बन सकता है, आप याद रखिएगा। जेरेंट के बाद देखिए पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को भी आपने तीन भागों में बांट दिया है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जेरेंट में भी यही था, पार्टिसिपल में भी यही है। पास्ट क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट क्या होता है, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल को सबसे पहले पढ़ें। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, हम इसे यूज करते हैं वर्ब या विशेषण की तरह, तो ये क्या कहलाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यदि आप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किस तरह से करते हैं, संज्ञा की तरह, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम जेरेंट कहते हैं। याद रखना, जेरेंट कब होगा, जब नाउन की तरह यूज हो रहा है। लेकिन यदि वो नाउन की तरह यूज नहीं है, वो वर्ब की तरह यूज है या एडजेक्टिव की तरह है, तो वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, वर्ब की तरह कहाँ यूज हो रहा है, शी इज स्माइलिंग, ये स्माइलिंग क्रिया हो गया आपका। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये सिंगिंग आपका वर्ब की तरह यूज हो रहा है। यू विल बी डूइंग, तुम कर रहे होगे कुछ कार्य, यू विल बी डूइंग योर वर्क, या यू विल बी डूइंग योर वर्क। ठीक है, तो ये डूइंग जो है ये क्या हो गया आपका, वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो तीनों ही वाक्यों में आईएनजी जो है वो वर्ब का काम कर रहा है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। आप उठाकर देखिए, शायद 7वीं 8वीं की किताब में कहीं आप लोगों को एक्सरसाइज भी दिया हुआ होगा कि पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंट
में से क्या आएगा यहाँ पर आपको डिस्टिंग्विश करना है और फिल करना है उसके अंदर, ठीक है ना। तो वो एक्सरसाइज भी आप करेंगे अगर 7वीं 8वीं, आई डो नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट बुक व्हाट इन इट, एनसीईआरटी के शायद 7वीं 8वीं में होगा, कहीं चेक करिएगा आप। तो ये आपका किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करेगा, ये देखो, एज एन एडजेक्टिव ही हैज अ स्माइलिंग फेस। स्माइलिंग शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन फेस की। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। तो यहाँ पर स्माइलिंग शब्द जो है ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। इस वाक्य की क्रिया ये हो गई आपकी, ठीक है। आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, हॉर्स इसकी विशेषता क्या थी कि वो दौड़ रहा था, तो रनिंग। अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मोशन, लुढ़कता हुआ पत्थर उस पर काई नहीं जमती है। आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, मेवाड़ी में सुनी होगी, गुड़ते गुड़ते महादेव हो जाना, बस वही। तो रोलिंग स्टोन, स्टोन पत्थर को क्वालिफाई कर रहा है कौन वर्ड, रोलिंग। तो ये तीनों ही यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का। रीडिंग इज माई फेवरेट पास टाइम, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रीडिंग, शी इज रीडिंग अ बुक, ही इज वॉकिंग, वॉकिंग एंड वॉकिंग। अब आप लोगों को क्या एक सेंटेंस दे दिया जाए, ये 2 वाक्य दे दिए गए और आपसे पूछा जाता है बताइए पहले वाक्य और दूसरे वाक्य में रीडिंग किसका काम कर रहा है। तो पहले वाक्य में देखिए रीडिंग किसकी तरह यूज हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह, मतलब यहाँ पर ये क्या है, नाउन है, या आप वर्ब का नाम पूछेंगे तो जेरंड फॉर्म है। शी इज रीडिंग अ बुक, यहाँ पर रीडिंग किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। वर्ब का रूप नाम पूछेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, है ना। ही इज वॉकिंग, यहाँ वॉकिंग किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। आई लव वॉकिंग इन द मॉर्निंग। अब आपको ये पता करना है यहाँ वॉकिंग क्या है, तो हमने क्रिया देखी, क्या क्रिया देखी, लव। लव जो है वो कौन सी प्रकार की क्रिया है, वर्ब ट्रांजिटिव, सकर्मक क्रिया। वर्ब ट्रांजिटिव के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसका मतलब वॉकिंग किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब ये क्या बन गया, संज्ञा बन गया। आई सो ए वॉकिंग कैमल, जैसे यहाँ था आपका रनिंग हॉर्स, वैसे ही चलते हुए ऊंट को, तो ऊंट की विशेषता बता रहा है कौन, वॉकिंग। तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। ठीक है, इस तरह से आपको सेम वर्ड में अंतर करना आना चाहिए कि एक ही शब्द जो है वो किस तरह से यूज हो सकता है वाक्यों में। वॉकिंग नाउन भी है, वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। और यहां से आपको रीट में प्रश्न बन सकता है, मैं नहीं कह रहा कि बनेगा, बन सकता है। आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ में से वर्ड को आइडेंटिफाई करना रहेगा और वो आइडेंटिफिकेशन किसी भी वर्ड की दी जा सकती है। आईएनजी देकर के पूछ ले ये क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से ये रटा है आईएनजी क्रिया है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आईएनजी इज नॉट ओनली अ वर्ब, इट कैन बी यूज्ड बोथ एज नाउन एंड एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब कि V3। और ये 2 तरीके से यूज कर सकते हैं आप, वर्ब की तरह और एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, 2 तरह से यूज होगा। आई हैव ऑलरेडी बर्न्ड माई फिंगर्स, यहां पर आपका थर्ड फॉर्म आ रहा है क्या, बर्न्ड। यहां कर दिया गया है बर्न्ड। अ बर्न्ड चाइल्ड रीड्स द फायर, यहां पर फिर से आपको बर्न्ट दे दिया गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इस वाक्य में जब आप देखोगे आई हैव ऑलरेडी बर्न्ड माई फिंगर्स, तो यहाँ पर बर्न्ट जो है वो वर्ब की तरह काम कर रहा है कि मैंने अपनी अंगलियां पहले जला ली। ये कहावत है, मतलब बुरा अनुभव होना। आई हैव ऑलरेडी बर्न्ट, बर्न मतलब जलाना, माई फिंगर्स। यहाँ देखें बर्न्ड चाइल्ड रीड्स द फायर, मतलब एक जला हुआ जो बच्चा होता है वो आग से डरता है। ड्रीड्स मतलब डरना, डरना। हिंदी में आपने कहावत सुनी होगी, दूध का जला छाछ भी कर पीता है, वही है बर्न्ट। लेकिन यहाँ आपका बर्न्ट वर्ब है और ये क्या कह रहा है, जला हुआ बच्चा। तो ये शब्द किसको क्वालिफाई कर रहा है, संज्ञा चाइल्ड को। मतलब ये बर्न्ट यहाँ पर क्या बन गया, विशेषण। हैव यू लॉस्ट योर माइंड, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खो गया है। अ लॉस्ट प्रॉपर्टी नेवर रिटर्न्स, खोई भी वस्तु वापस कभी नहीं आती। तो ये लॉस्ट किसके लिए आ रहा है, प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी क्या है, संज्ञा है, तो ये क्या बन गया, विशेषण। ये लॉस्ट यहाँ पर क्या है, क्रिया है। तो वर्ब का तीसरा रूप 2 तरीके से यूज हो रहा है, वर्ब की तरह और एडजेक्टिव की तरह। आई हैव स्पोकन टू हिम, आई हैव लर्न टू स्पोकन इंग्लिश, मैंने उससे बात कर ली। ये स्पोकन क्या बना दोस्तों, क्या बन गया, एडजेक्टिव नहीं, ये यूज हो रहा है वर्ब की तरह। आई हैव लर्न टू स्पोकन इंग्लिश, ये स्पोकन क्या बना, इंग्लिश को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब कि एडजेक्टिव। ओके,
यहां से भी प्रश्न बन सकता है। थर्ड फॉर्म केवल वर्ब नहीं है, थर्ड फॉर्म विशेषण की तरह भी प्रयोग में ली जाती है। यू नीड टू प्रैक्टिस दैट। इसके लिए आपको रीडिंग करना पड़ेगा अंग्रेजी को। जितना आप रीड करेंगे, आप कुछ भी पढ़िए, आप छठी का किस पुस्तक उठाएं, सातवीं का उठाएं, आठवीं का उठाएं, आप पुस्तक के अंदर एक एक अक्षर को पढ़ते जाएं एंड ट्राई टू नो व्हाट काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस। इट इज़ नॉट ओनली हेल्पफुल इन रीट। ये ऐसा मत सोचो कि रीट का एग्जाम पास करने के लिए ये पढ़ना है। आप ऐसा सोचो कि जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो यू विल बी गिविंग देम योर बेस्ट। जो कमियां आप लोगों में रही है, आप लोगों के टीचर्स में रही है, जो आपको सही टीच नहीं कर पाए, वो गलतियां, वो कमियां आप में नहीं होनी चाहिए, ताकि जितना कमजोर अंग्रेजी आप लोगों का रहा है, आप जिन्हें पढ़ाएं वो ये ना कहें माँ का मास्टर ने पढ़ाता ही ना। तो समझ गए? इसीलिए थरली इस चीज को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। फिर देखिए इसके बाद अंतिम है आप लोगों का क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं दोस्तों? जब दो घटनाएं लगभग साथ में हो रही हैं और उनमें से एक घटना पहले खत्म होगी और दूसरी घटना बाद में खत्म होगी। तो पहले वाली घटना के साथ आप लिख सकते हो किसे, परफेक्ट पार्टिसिपल को। व्हेन टू एक्शंस आर अबाउट to happen during a little difference of time in the first action we use perfect participle। ठीक है, दो घटनाएं जैसा मैंने कहा कुछ ही समय अंतराल में घटित होने वाली हैं, पहली एक खत्म होगी फिर दूसरी होगी। जैसे आपसे कह दिए खाना खा के बाजार जाना, अभी आप खा रहे हो, खा के फिर बाजार जाओगे, ठीक है, तो खाना खत्म होगा फिर बाजार जाओगे, तो खाना खत्म होने में क्या लिखोगे आप, हैविंग प्लस V3। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आदित्य वेंट टू स्कूल। Having killed the tiger, he carried it home। शेर को मार के वो घर ले आया। Having typed the letter, he posted it। टाइप करने के बाद उसको पोस्ट कर दिया। तो एक एक्शन खत्म हो रहा है फिर दूसरा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना होता है। याद रखिएगा आपके लिए वर्ब में सबसे इंपॉर्टेंट जो हैं वो हैं दो ही चीजें, जेरंड और पार्टिसिपल। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों का सहयोग हमें बराबर मिल रहा है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड आई होप यू आर सेफ एंड स्टडिंग सेफली। और हमारी जो मेहनत है, वीडियोस हैं, वो आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। आप में से कुछ लोगों के कुछ कमेंट्स थे जिनका मैंने जवाब वहाँ दे दिया है। आप में से किसी ने कहा था कि सर इंग्लिश सेकंड के लिए वीडियोस की बात करिए, तो ऑब्वियसली हम उस पर आएंगे, एक एक चीज़ करके ख़त्म करेंगे और देन विल स्टार्ट द न्यू सेशंस। और आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी था कि कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में आप पूछ रहे थे। तो दोस्तों सभी विषयों पर क्लासेस होंगी, अभी जो क्लासेस चल रही है आप उन्हें मन लगाकर पढ़िए, और यदि उनमें कोई तकलीफ है तो प्लीज़ कमेंट करिए और हमें बताइए। और अभी तक अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, गो फॉर इट नाउ। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।